हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर बोले तो बहुपद और उसके लेक्चर नंबर 10 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुपदों का गुणनखंडन किस विधि के द्वारा, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा कैसे गुणनखंडन करते हैं वो हम सीखेंगे। पिछली 2 क्लास के अंदर भी हमने गुणनखंडन सीखा था बहुपद का, लेकिन जो पहली वाली क्लास थी उसमें हमने किससे सीखा था, वहां पे हमने सीखा था ओबियनेश निकालकर यानी कॉमन निकालकर। और जो दूसरी वाली क्लास थी उसके अंदर हम किससे सीखे थे, मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा सीखे थे। आज हम गुणनखंड प्रमेय के इस्तेमाल से सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब इसको हम सीखें, ऑब्वियसली कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, उसी से हम सीखेंगे कि कैसे हमें करना रहेगा। वो सब करें उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आखिर गुणनखंड प्रमेय हमने क्या पढ़ी थी। गुणनखंड प्रमेय हमने ऐसे पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में एक बहुपद हो P जिसका हमने मान निकाला एक वास्तविक संख्या a पर और वो मान आ जाता है 0, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि x माइनस a जो है वो बहुपद P का जो है क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। बहुपद Px का गुणनखंड होगा, ये बात अपन कह सकते हैं। अगर बहुपद P का मान a पर 0 है तो x माइनस a जो है हमारे पास में वो बहुपद Px का गुणनखंड होगा। ये चीज आपको ध्यान है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने आते हैं प्रश्न पे, दिए हुए बहुपद का गुणनखंडन करें और ऑब्वियसली हम यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय के द्वारा करने वाले हैं। इसमें करना क्या रहता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में जो उदाहरण है वो क्या लिखा है, वो कुछ ऐसा है x की घात 3 प्लस 6 x की घात 2 प्लस 11x प्लस का 6। इसका मुझे गुणनखंडन करना है। तो अब कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि हम क्या करेंगे, इस बहुपद का कम से कम एक गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक गुणनखंड ज्ञात करना है और वो एक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ही हम गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो चीज होती है। तो गुणनखंड प्रमेय ये कह रही है कि अगर बहुपद P का मान किसी भी a पर 0 आ जाए तो x माइनस a जो है उसका गुणनखंड होगा। तो मैं भी यहाँ पे क्या करने वाला हूं, इस बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात करूंगा। तो चलो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि यहाँ पे जो हमारे पास में बहुपद होता है उसकी नामकरण कर दीजिए, ठीक है। नामकरण कैसे करेंगे अपन, जरा यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नामकरण ऐसे कर दूंगा Px। तो P तो मैंने क्या रखा, इसका नाम हो जाएगा और ये x चर में है तो वो हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखना एक बार समझो कैसे करना है। अगर मैं इस बहुपद P का मान किस पर निकालता हूं, मैं इस बहुपद P का मान निकालता हूं जैसे 1 पर, वहां से P a का मान निकाल रहे हैं तो a की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं तो देखते हैं इस बहुपद का मान क्या आता है। तो आप यहाँ पाओगे कि भाई जैसे ही मैंने यहाँ पे बहुपद P का मान 1 पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, x के मान की घात 3 प्लस 6 x के मान की घात 2 प्लस 11 x का मान और प्लस का 6। तो जहां जहां x का मान है वहां पे हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे भी 1 रखा और यहाँ पे भी 1 रखा। सॉल्व करो, 1 की घात 3 1 आ जाएगा प्लस का 6, 1 की घात 2 हमारे पास में तो 1 ही आ जाएगा। 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 और प्लस का 6। 11 में 6 जोड़े तो आ जाएगा हमारे पास में 17, 17 में 1 जोड़ा तो आ जाएगा 18, 6 को 1 से गुणा करा तो आ जाएगा 6। तो 18 और 6 जो है मेरे पास में क्या आ गया, 24। यानी कि बहुपद P का मान जो 1 पर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था कि बहुपद P का मान a पर अगर आ जाए 0 तो x माइनस a जो है बहुपद Px का गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि x माइनस a क्या है हमारे पास में 1, x माइनस 1 जो है वो Px का गुणनखंड नहीं है। इस बात को आप समझे क्या, ठीक है, गुणनखंड नहीं है, ये आप यहाँ पे कह दोगे। आप बोलोगे सर ठीक है, हमने ये कह दिया कि x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमारे को तो क्या चाहिए, एक गुणनखंड चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करें, तो जैसे अपन ने x का मान एक बार 1 रख के देखा वैसे अपन x का मान 2 रख के भी तो देख सकते हैं। x का मान अपन -1 रख के देख सकते हैं, x का मान -2 भी तो रख सकते हैं ना। हिट एंड ट्रायल मेथड है, जैसे अपन पिछली क्लास में पढ़े थे ना मध्य पद विभाजन विधि में हिट एंड ट्रायल, वैसे कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो अपने काम का नहीं है, तो कुछ और ट्राई करें। क्या लें, जैसे x का मान मैं 2 लेके देखूं क्या एक बार क्या होता है। तो चलो लेके देखते हैं। जब मैं बहुपद P का मान निकाल रहा हूं, जब हमने x का मान क्या रखा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही x के मान की घात 3 प्लस 6 x के मान की घात 2 प्लस 11 x का मान और प्लस का 6।
तो यहाँ पे मुझे x का मान क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। 2 की घात 3 कितना आ जाएगा 8 प्लस 6, 2 की घात 2 बोलो बच्चों कितना आ जाएगा 4, 11 दूनी 22 और उसमें हमें क्या करना है 6 जोड़ना है। तो यहाँ देखो 22 में 6 जोड़े तो हमारे पास में आ जाएगा 28, 28 में आप 8 जोड़ दीजिए तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 36 और 6 चौके हमारे पास में क्या हो जाएगा 24। 36 और 24 को जोड़ना है तो देखो क्या आ जाएगा, 36 और 24 को जोड़ा तो 6 और 4 10, 3 और 5, 3 और 2 5 हो गए और 5 में 1 जोड़ा तो हमारे पास में 6, तो ये आ जाएगा 60। यानी कि बहुपद p का मान 2 पर जो है हमारे पास में 60 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि हमारे पास में x माइनस a की जगह क्या है 2, यानी कि x माइनस 2 जो है वो इस बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। इस बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो x का मान हमने 1 रखा, ठीक है, तो उससे हमने बोला x माइनस 1 जो है वो गुणनखंड नहीं है क्योंकि वहां 0 नहीं आ रहा था। 2 रखा तो भी हमारे पास में 0 नहीं आ रहा, तो गुणनखंड तो सर हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा और यही तो हमें चाहिए, फिर करेंगे कैसे। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये जो बहुपद है ये इसमें सारे पद जो है धनात्मक है। देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब आप यहाँ पे x का मान अगर कुछ भी धनात्मक रखोगे तो यहाँ पे सारे संख्या आपस में जुड़ेंगी और जब सारी संख्या आपस में जुड़ेंगी तो क्या कभी 0 आ पाएगा क्या? सोचो इस बात को, है ना, 0 तो नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में अगर मैं x का मान 3 रखता हूं तो भी सब कुछ जुड़ेगा तो 0 तो नहीं आएगा। x का मान 4 रखूंगा तो भी सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी और 0 तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये कि अपन धनात्मक संख्या पे अगर इस बहुपद का मान निकालते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, तो हम क्या ना करते हैं ऋणात्मक में निकाल के देखते हैं। तो ये चीज तो अपने काम की नहीं है, तो चलो फिर कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, ये सारी चीजें जो है आप अपने क्या कर सकते हैं रफ वर्क में करके देखिए। तो अब हम क्या करते हैं, बहुपद p का मान मैं जैसे निकालने की कोशिश करता हूं किस पे, -1 पर। देखते तो सही क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, x के मान की घात 3 प्लस 6, x के मान की घात 2 प्लस 11, x का मान और प्लस का 6। सब जगह आप क्या करोगे -1 रख दो, तो ये आ गया -1 और ये भी -1। -1 की घात 3 हमारे पास में कितना हो जाता है, कई बार मैं बता चुका हूं आपको, -1 ही हो जाएगा। देखो कैसे, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और माइनस को भी 3 बार गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। फिर है प्लस का 6, -1 की घात 2 हमारे पास में 1 आ जाएगा। 11 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 11 और ये आगे हमारे पास में क्या है प्लस का 6। अब जरा यहाँ देखो, 6 को 1 से गुणा करूंगा तो 6 ही आएगा, 6 और 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा 12। ये है -11 और -1 तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 12। 12 में से 12 गए तो हमारे पास में कितना बचा 0। यानी कि बहुपद p का मान -1 पर जो है हमारे पास में कितना आ रहा है 0। तो यहां पे देखो, अगर बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या a पर आ जाए 0, बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या पे आ जाए 0, तो x माइनस a जो है उस बहुपद px का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे -1 पर हमारे पास में बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो मैं तेरा देखना यहाँ पे एक चीज कह सकता हूं क्या, तो x माइनस a हमारे पास में कितना है -1 है ना, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस a यानी कि x प्लस 1 जो है वो px का गुणनखंड होगा। समझेगा इस बात को, ठीक है। तो बहुपद p का मान -1 पर हमारे पास में आ रहा है 0, यानी कि a पर आ रहा है 0। अगर a कोई वास्तविक संख्या ले ली जाए -1, तो x माइनस a हमारे पास में क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 जो है वो बहुपद px का गुणनखंड होगा। मैं इस बात पे कैसे पहुंचा, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से पहुंचा। आई होप आप ये चीज पे पहुंचे होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे को जब इसका बहुपद का गुणनखंडन करना है तो हमें क्या करना है, कम से कम एक जो है गुणनखंड ज्ञात कर लेना है, और वो मैंने ज्ञात कर लिया है, कितना है x प्लस 1। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सर हमने एक गुणनखंड तो ज्ञात कर लिया, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करें, समझिए उस बात को आगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए हम करने वाले क्या हैं, हम क्या करेंगे, उस बहुपद px को फिर से लिखेंगे। px हमारे पास में क्या है, x की घात 3 प्लस 6 x की घात 2 प्लस 11x प्लस का 6। अब क्या करिए, इसके बाद में एक स्टेप खाली छोड़िए,
कि खाली क्यों छोड़ना है, अरे रुको तो सही, पता लग जाएगा। ठीक है, खाली छोड़ा, फिर अगले स्टेप में आओ। अब अगले स्टेप में क्या करो, हमारे को जो एक गुणनखंड प्राप्त हुआ है ना, उसको 3 बार लिखो। सर ये 3 बार ही क्यों लिखना है, अरे पता लग जाएगा, थोड़ा धैर्य तो रखो। ये मैंने 3 बार लिख देना है x + 1। ठीक, यहां तक की बात तो आप समझे कि भाई दूसरा स्टेप खाली छोड़ो और तीसरे स्टेप में जो हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको 3 बार लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। अब आगे क्या, आगे देखो। अब यहां पे ऐसे देखो, मुझे जो है x + 1 को कुछ इस तरह से गुणा करना है, ठीक है, कि मुझे x³ जो है वो प्राप्त हो जाए। कैसे होगा जरा देखो, आप यहां पे देखो, क्या मैं इसको x² से गुणा करूं तो काम हो जाएगा क्या, देखो x² को जब x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में x³, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि x + 1 को इस तरह से गुणा करो कि x³ आ जाए, और वो हमारे पास में आ गया। अब साथ में x² को 1 से भी तो गुणा करना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस का x² भी लिख दूंगा। आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो लिख दिया। अब जरा यहाँ देखो, मैं इस वाले स्टेप को इक्वल का साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब ये कि यहाँ जो भी चीज मैं लिखूंगा वो इसके बराबर है ना। अब यहाँ पे समझिए कि x³ तो अपन को प्राप्त हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, 6x² हमें चाहिए होगा। वो कैसा आएगा, हमारे पास में एक x² है और चाहिए कितना हमें, 6x²। तो हमें और कितना चाहिए, 5x² और चाहिए होगा। उसमें ये जोड़ेंगे तो हमारे पास में 6x² आ जाएगा। ठीक है, आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर थोड़ा सा धैर्य रखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। अब इस वाले पद को इस तरह से गुणा करो कि हमारे पास में 5x² मिल जाए। आप बोलोगे सर अगर हम इसको 5x से गुणा करें तो देखिए हमारे पास में क्या हो रहा है, 5x को जब x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x²। और जरा बच्चों यहाँ पे गौर करके देखना आप कि हमारे पास में ये जो x² है और प्लस 5x², इन दोनों को जोड़ने पे 6x² आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो हमें ये वाला पद जो है ये भी हमने प्राप्त कर लिया है। अब चूंकि हमने x से तो गुणा कर लिया 5x को, 1 से भी तो करना पड़ेगा, तो 5x को 1 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा साथ में प्लस का 5x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 11x है और हमारे पास में क्या आ चुका है 5x। तो 11x लाने के लिए 5x में और क्या जोड़ूं मैं, आप बोलोगे सर 5x में अगर हम 6x जोड़ दें तो 11x बन सकता है, तो इसमें मैं 6x और जोड़ दूं क्या। ठीक है, अब x + 1 को इस तरह से गुणा करो कि हमारे पास में 6x आ जाए। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, यहाँ पे अगर हम सोचें तो एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर मैं इस पद को 6 से गुणा करता हूं तो देखो क्या हो रहा है, 6 को जब x से गुणा करा तो आ जाएगा हमारे पास में प्लस का 6x, और 6x और 5x हमारे पास में मिलके 11x बन जाएगा। हो गया ना काम। देखो अब चूंकि x से तो गुणा कर चुके हैं तो 1 से भी तो गुणा करना बाकी है ना, तो 6 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 6, और ये आखिरी वाला जो पद था प्लस का 6 ये तो हमें ऐसे ही मिल गया बिना किसी मेहनत के। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, असल में हुआ क्या, हम पता असल में करते क्या, हम असल में ये क्या करते, x³ को ऐसा कैसा लिखते, 6x² को इस तरह से तोड़ते, x² प्लस 5x²। ठीक है, 11x को हम इस तरह से तोड़ते, 5x प्लस 6x, और 6 को हम ऐसा का ऐसा लिख लेते। फिर पता हम क्या करते, ये जो हमारे पास में पहले 2 पद है ना, इनमें से हम x² कॉमन ले लेते और बाकी x + 1 बच जाता। फिर ये जो अगले 2 पद है ना, इनमें से हम 5x को कॉमन ले लेते और x + 1 बच जाता, और ये जो अगले 2 पद है ना, इनमें से हम 6 कॉमन ले लेते और x + 1 बच जाता। अब तो आप समझते होंगे कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, पर बात ये आती है कि हमें क्या सपना आने वाला है कि 6x² को मुझे इस तरह से तोड़ना है, 11x को मुझे 5x और 6x में तोड़ना है, और 6 को मुझे 6 का 6 ही लिखना है ना। अपन ये चीज नहीं पता लगा सकते, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इस बीच वाले स्टेप को तो खाली छोड़ देते हैं, और अगले वाले स्टेप में हमें जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको हम 3 बार लिख देते हैं, और फिर इसको इस तरह से गुणा करते हैं कि हमें ओवरऑल यही मिल जाए। और वो मैंने आपको करके दिखाया कैसे करते हैं। आई होप थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कैसे चल रहा है, बाकी थोड़ा और आएगा, धैर्य रखो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे समझिए इसको हम 3 बार ही क्यों लिखते हैं x + 1 को। आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो बहुपद है मेरे पास में, इसकी अधिकतम घात जो है वो कितनी है हमारे पास में, चर की अधिकतम घात 3। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, x + 1 को भी यहाँ पे 3 बार लिखना रहता है। ये चीज अपने पास में होती है। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे आप नोटिस करो कि
अब हमारे पास में ये 3 पद प्राप्त हो चुके हैं। क्या? एक्स स्क्वायर गुणा एक्स प्लस 1, दूसरा पद क्या है हमारे पास में प्लस का 5x गुणा एक्स प्लस 1, और तीसरा वाला पद क्या है मेरे पास में प्लस का 6 गुणा एक्स प्लस 1। इन तीनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर एक्स प्लस 1 जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह कॉमन दिख रहा है, और जो चीज हमें दिख जाती है कॉमन उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा एक्स प्लस 1 को तीनों पदों में से कॉमन ले लूंगा, तो अब क्या बचेगा? तो इस वाले पद में से x प्लस 1 तो चला गया, तो क्या बचा x की घात 2। इस वाले पद में से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा प्लस का 5x, और इस वाले पद में से x प्लस 1 चला गया तो हमारे पास में क्या बचा प्लस का 6। आई होगी ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहां तक का तो आपको भी आइडिया लग गया कि हाँ भाई समझ आ रहा है क्या चल रहा है, मोटा मोटा तौर पे आइडिया लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गुणन खंडन करना सीख रहे हैं। तो हम अभी तक इतनी बार हम देख चुके हैं कि गुणन खंडन का मतलब ये होता है कि कोई भी बहुपद जो है उसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना, वही गुणन खंडन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, इसके अभी भी हम और गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? हमने पिछली क्लास में सीखा था ना मध्य पद विभाजन विधि, उसके द्वारा इसका गुणनखंडन करते हैं। तो चलो करते हैं। मध्य पद विभाजन विधि में मैंने आपको क्या सिखाया था कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि मानक रूप में होना चाहिए, बिल्कुल मानक रूप में है, और पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को गुणा करिए और साइन के साथ में गुणा करिए। तो पहला वाला पद क्या हमारे पास में प्लस x की घात 2, आखिरी वाला पद क्या हमारे पास में प्लस का 6, इनको गुणा करो। तो प्लस वाले को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में 6x की घात 2। फिर इसका अगला स्टेप हमारे पास में क्या रहता था कि जो मध्य पद है उसको इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो मध्य पद ही आ जाए, और उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस के 5x को एक बार देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर प्लस के 5x को हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 4x और प्लस का x, तो इनको जोड़ने घटाने पर तो मध्य पद ही आ रहा है। अब इन दो टुकड़ों को गुणा करने पर जरा देखो क्या आता है। तो प्लस का 4x को जब मैं गुणा करता हूं प्लस के x से तो आता है हमारे पास में प्लस का 4x की घात 2। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। लेकिन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, यानी कि ये जो टुकड़े हैं ये अपने काम के नहीं है। तो चलो फिर ये काम का नहीं है तो कुछ और करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या मैं प्लस के 5x को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? प्लस का 4x प्लस x तो हो गया, और ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो प्लस का 3x और प्लस का 2x। तो इस तरह से तोड़ो मध्य पद को कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, आ रहा है, और उनके टुकड़ों को गुणा करने पर देखो हमारे पास में क्या आ रहा है। तो उसका जो टुकड़ा है वो क्या है प्लस का 3x और साथ ही साथ प्लस का 2x, इनको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। तो 3 दूनी 6 x की घात 2, ये हमारे पास में आ रहा है। और ये देखो सर मिल गया कि मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और आ रहा है। यानी कि हम 5x को प्लस का 3x और प्लस के 2x में तोड़ सकते हैं। तो चलो फिर करते हैं अगले स्टेप में। x प्लस 1 को मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, x की घात 2 को ऐसा कैसा लिखा, और 5x को क्या लिख सकता हूं मैं 3x प्लस का 2x और प्लस का 6। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब हम क्या करा करते थे, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट बदल रहा हूँ, ठीक है, ये वाले लगाते थे, अब अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। हम क्या करेंगे सारे पदों को जो है पूरी तरह खोल के लिखेंगे। तो x की घात 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं x गुणा x, सिंपल। 3x को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा x, ठीक है, और 2x को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा x लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, और ये मैंने ब्रैकेट जो है ये देखो ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करा था तो वापस मैंने बंद भी यहाँ पे कर दिया है। अब हमारे पास में ये जो पहले 2 पद हैं इनमें हम कुछ कॉमन लेंगे, फिर अगले 2 पद हैं इनमें कुछ कॉमन लेंगे। ये तो करते ही आ रहे हैं ना, अपन ने कितनी बार कर लिया है। चलो करते हैं फिर। मैं इसको लिखूंगा x प्लस 1, ये वाला ब्रैकेट मैंने ऐसा कैसा लगाया। इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो इन दोनों पदों में आप बोलोगे सर x कॉमन दिख रहा है, तो उसको बाहर निकाल लीजिए। इस वाले पद में से एक x चला गया तो एक x बचेगा, ऐसा कैसा। बीच में है प्लस का साइन, वो हमने ऐसा कैसा लगाया। और इस वाले पद में से देखो x चला गया क्या
बाहर चला गया ना, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में 3। फिर ये है प्लस का साइन, ऐसा कैसा लगाया। अब इन दोनों पदों में देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों पदों में आपको यहाँ पे भी 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लें क्या 2, चलो निकाल लो। फिर इस वाले पद में से x चला गया तो इस वाले पद में से 2 चला गया, तो हमारे पास में क्या बचेगा x, और बीच में है प्लस का साइन। इस वाले पद में देखो बच्चों हमारे पास में 2 चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास में 3। ये हो गया, और ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट हमने शुरू करा था तो वापस हमने यहाँ पे बंद भी कर दिया है। आई होप यहाँ तक का आपको आइडिया लगा होगा। तो चलिए फिर अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप जो है हमारे पास में क्या होने वाला है, x प्लस 1, वो मैंने ऐसा कैसा लिखा। अब जरा यहाँ पे गौर से देखो कि हमारे पास में ये जो है 2 पद हैं, x गुणा x प्लस 3, और जो दूसरा वाला पद है वो क्या है प्लस का 2 गुणा x प्लस 3। इन दोनों पदों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इन दोनों पदों में आप बोलोगे सर x प्लस 3 जो है यहाँ पर भी है और साथ ही साथ यहाँ पर भी है, तो इन दोनों पदों में से वो चीज कॉमन निकाल लें क्या? चलो निकालते हैं। ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट था, ये मैंने ऐसा कैसा लगाया, दोनों पदों में x प्लस 3 कॉमन है, वो मैंने जो है बाहर निकाल लिया, और इस वाले पद में से जब x प्लस 3 चला गया तो हमारे पास में क्या बचा x, और इस वाले पद में से x प्लस 3 चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा प्लस का 2। ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करा था, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बंद भी कर दिया। तो मैंने x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करके क्या लिख लिया, x प्लस 3 गुणा x प्लस 2, और ओवरऑल देखो x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 गुणा x प्लस 2, यानी कि जरा देखना फाइनल स्टेप में मैं ये लिख सकता हूं क्या कि भाई x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 3। तो ये मैंने क्या करा है, इस बहुपद का जो गुणनखंड है उसके गुणनफल के रूप में लिख लिया, और यही हमारे पास में क्या होता था गुणनखंडन। ठीक है, तो इसकी हमारे पास में x प्लस 1 जो है गुणनखंड वो तो हमने शुरू में निकाला था, और x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है वो भी साथ ही साथ हमने निकाल लिए सॉल्व करके। तो इस वाले बहुपद px को मैं इसके बराबर जो है लिख सकता हूं, और यही हमारे पास में क्या है, इस बहुपद का गुणनखंडन कहलाता है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या करा। कि हमारे पास में एक बहुपद दिया हुआ था x की घात 3 प्लस 6 x की घात 2 प्लस 11 x प्लस 6, इसका हमें गुणनखंडन करना था गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। गुणनखंड प्रमेय हमारे पास में क्या होती है कि अगर हमारे पास में एक बहुपद दिया हुआ हो p, उसका मान जो है वास्तविक संख्या a पर आ जाए 0, तो x माइनस a जो है बहुपद px का गुणनखंड होगा। ये चीज हुआ। हमने x का अलग अलग मान रख के देखा, ये चेक करा कि बहुपद का मान कहां पर 0 आता है, जैसे 1 पे रख के देखा था, 2 पे रख के देखा था, तो हमने ये पाया कि जब बहुपद p का मान -1 पे निकालते हैं तो वो आ गया था 0। इसका मतलब ये कि x माइनस a हमारे पास में क्या -1, यानी कि इसको सॉल्व करा तो x प्लस 1 जो है वो बहुपद px का गुणनखंड होगा। जब हमें एक गुणनखंड प्राप्त हो जाता है, सबसे पहला अपना काम यही रहता है कि एक गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करने पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुपद को ऐसा कैसा लिख देते हैं और एक स्टेप को खाली छोड़ते हैं। अगले स्टेप में जो हमारे पास में गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसको हमने 3 बार लिखा। क्यों? क्योंकि इस बहुपद की घात 3 है, इसलिए हमने इसको 3 बार लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं, इन टुकड़ों को x प्लस 1 जो आया ऐसे गुणा करते हैं कि हमारे पास में ओवरऑल ये आ जाए, तो वो मैंने आपको करके दिखाया। फिर अपन बाकी सॉल्व करते जाते हैं। ये मोटा मोटा अपने पास में गुणनखंड प्रमेय के द्वारा कैसे गुणनखंडन करते हैं ये चीज रहती है। ठीक है, थोड़ा और बेटर फील आया आपके सामने, थोड़ी और क्लैरिटी आए, उसके लिए मैं थोड़े और उदाहरण आपके सामने लाया हूं, तो चलिए उनसे और सीखते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास में दिए हुए बहुपद का गुणनखंडन करें, तो चलिए करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले तो क्या लिखा है, सबसे पहले तो गुणनखंड प्रमेय का क्या होता है स्टेटमेंट वो बता दूं। अगर हमारे पास में बहुपद p का मान a पर आ जाए 0, तो x माइनस a जो है वो क्या हो जाएगा, बहुपद px का गुणनखंडन हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद का नामकरण करेंगे। तो मैं इसका नाम p रख लेता हूँ, p अच्छा नाम है ना, और ये x चर में हमारे पास में, तो px बराबर x की घात 3 प्लस, बोलो आगे क्या है, 7 x की घात 2 प्लस हमारे पास में क्या है 14x और प्लस का 8। हमें क्या करना होता है गुणनखंड प्रमेय में, सबसे पहले इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना रहेगा। किसके द्वारा, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x के अलग अलग मान रख के देखते हैं, है ना। तो चलो करके देखते हैं। सबसे पहले बताओ मैं क्या मान रखूं। सबसे पहले मन में तो यही आता है, 1 रख के देख लो सर,
ठीक है। तो मैं बहुपद p का मान 1 पर अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर x के मान की घात 3 प्लस 7 x के मान की घात 2 प्लस 14 x का मान और प्लस 8। सब जगह आप क्या करिए, x का मान रख दीजिए 1, तो यहाँ पे रखा 1 और सॉल्व करो। 1 की घात 3 1, 7, 1 की घात 2 हमारे पास में 1 ही होता है, 14 को 1 से गुणा करा तो 14 ही होता है और 7 में 8 है। अब देखो बच्चों 14 में जब हमने 8 जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास में 22, 22 में जब 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 23, 7 को 1 से गुणा करा तो आ जाएगा 7, 23 में 7 जोड़ा तो आ जाएगा हमारे पास में 30। यानी कि बहुपद p का मान हमारे पास में 1 पर आ रहा है 30, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हमें तो क्या चाहिए था, वो a का मान चाहिए होता है जहां पर बहुपद का मान 0 आ जाए, यहाँ 0 तो नहीं आ रहा। तो ऐसे में आप बोलोगे कि तो x माइनस a यानी कि x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि वो 0 नहीं आ रहा ना मान रखने पर। तो इससे ये हुआ कि x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, पर हमें तो क्या है, गुणनखंड चाहिए। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, 1 पे तो अपना काम नहीं हो रहा, x का मान अपन 2 रख के देख लेते हैं एक बार, है ना। फिर बच्चों एक बार ये भी देखो कि ये जो बहुपद है हमारे पास में, ये इसमें सारे पद जो है धनात्मक है, ठीक है। x का मान 1 रखने पर सब कुछ जुड़ गया, 30 आया। इसी तरह से सोचो अगर मैं x का मान 2 रखूंगा सब जगह, तो सारी संख्याएं जो है आपस में और जुड़ेंगी ही, घटने वाला तो कुछ नहीं क्योंकि सब धनात्मक है, और जुड़ेंगी। तो आप ये बताओ क्या यहाँ पे 0 आ पाएगा क्या बहुपद का मान, बिल्कुल नहीं आ पाएगा क्योंकि सब जुड़ रहा है ना। तो अगर बहुपद का मान 1 पे भी 0 नहीं आने वाला, 2 पर भी 0 नहीं आने वाला, 3 पर भी 0 नहीं आने वाला, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, धनात्मक पे तो अपना काम नहीं होने वाला, फिर हम क्या करते हैं, ऋणात्मक पे देखते हैं। ऐसा सोचो ना, अगर मैं बहुपद का मान -1 पर निकालूं तो कुछ हो सकता है क्या, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है अपने पास में, देखते हैं। आप ये तो समझ गए ना कि धनात्मक पे नहीं निकलने वाला क्योंकि सब कुछ जुड़ रहा है ना, 0 तो कभी आ ही नहीं पाएगा। तो बहुपद p का मान जो है मैं कहां पर निकालने वाला हूं, -1 पर। तो देखो क्या आएगा, x के मान की घात 3 प्लस 7 x के मान की घात 2 प्लस हमारे पास में क्या है 14x, तो x का मान और प्लस का 8। यहाँ पे रखा -1 और ये भी -1, -1 की घात 3 -1 हो जाएगा, प्लस का 7, -1 की घात 2 हमारे पास में 1 ही हो जाएगा, 14 को -1 से गुणा करेंगे तो -14 और प्लस का 8। आगे देखो हमारे पास में क्या हो जाता है, -14 और -1 -15, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, और 8 और 7 15। देखो देखो देखो, माइनस का 15 और ये है प्लस का 15, हो गए क्या दोनों कैंसिल। यानी कि बहुपद p का मान -1 पर जो है हमारे पास में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर बहुपद p का मान किसी संख्या a पर आ जाए 0, a पर आ जाए 0, a का मान क्या रखा -1, तो x माइनस a जो है, तो हमारे पास में x माइनस a क्या है हमारे पास में -1, तो x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 1 जो है वो इस बहुपद px का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो आप बोलोगे x प्लस 1 px का गुणनखंड है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। हमने जो है एक गुणनखंड ज्ञात कर लिया है, वो क्या है हमारे पास में x प्लस 1। जब हम एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं फिर अपन आगे सॉल्व करते हैं। आगे हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले उस बहुपद px को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास में x की घात 3 प्लस हमारे पास में क्या है 7 x की घात 2 प्लस हमारे पास में क्या है 14x और प्लस का 8। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम एक गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बहुपद को हम ऐसा कैसा लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एक स्टेप खाली छोड़ते हैं और अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हमने जो गुणनखंड ज्ञात किया है उसको हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों, क्योंकि इस बहुपद की जो घात है वो 3 है, तो मैंने यहाँ पे इसको 3 बार लिख लेना है, x प्लस 1, फिर है x प्लस 1 और फिर क्या है हमारे पास में x प्लस 1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, x प्लस 1 को कुछ इस तरह से गुणा करो कि x की घात 3 मिल जाए, फिर हम आगे देखेंगे कि हमें 7 x की घात 2 मिल जाए, फिर 14x मिल जाए, इस तरह से सेटिंग करते रहते हैं अपन। तो देखो x प्लस 1 को किससे गुणा करूं कि x की घात 3 मिल जाए, बाकी ये छोड़ो, आप तो बस इस पे ध्यान रखो x की घात 3 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको x की घात 2 से गुणा करूं तो देखो काम हो जाएगा, x की घात 2 को x से गुणा करूंगा तो x की घात 3 आ जाएगा। देखो सर ये पहला वाला काम तो हो गया, ठीक है।
अब चूंकि अपन एक से भी तो करना पड़ेगा ना, तो x की घात 2 को 1 से गुणा करा तो क्या आ जाएगा प्लस x की घात 2। आप बोलोगे सर ठीक है। अब असल में हमारे पास में बहुपद में क्या था 7x की घात 2, और हमारे पास में अभी सिर्फ कितने x की घात 2 है, 1, और कितने चाहिए हमें 6x की घात 2 और चाहिए होंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 को इस तरह से गुणा करो कि 6x की घात 2 और मिल जाए। अब किससे गुणा करें, किससे गुणा करें, तो आप सोचोगे सर ये देखो एक बार कि अगर मैं इस पद को इसको x प्लस 1 को 6x से गुणा करता हूं तो देखो क्या हो रहा है, 6x से अगर x को गुणा करूंगा तो आ जाएगा प्लस 6x की घात 2, और यहाँ पे जरा गौर फरमाना x की घात 2 प्लस 6x की घात 2 ओवरऑल 7x की घात 2 बन रहा है क्या, बन रहा है। तो इसका सेट हो गया, इसका भी सेट हो चुका है। अब साथ ही साथ 6x को 1 से भी तो गुणा करना है, तो प्लस का 6x मैंने ऐसा कैसा लिख लिया। सिंपल, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, 14x यहाँ पे बनाना है, और हमारे पास में है कितना 6x। तो आप ये बताओ बच्चों कि 14x बनाना है और अभी हमारे पास में कितना है 6x, तो क्या जोड़े हम 8x जोड़े, 8x जोड़ने से काम हो सकता है क्या अपना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 8x जोड़ना है, तो इसको कुछ इस तरह से गुणा करो कि 8x मिल जाए, बाकी छोड़ो। आप बोलोगे सर किससे गुणा करें, किससे गुणा करें, तो ऐसे नहीं हो सकता। अगर मैं 8 से गुणा करूं तो देखो क्या होगा, 8 को जब x से गुणा करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 8x, 8x और 6x को जोड़ा तो आ गया क्या 14x, बिल्कुल इसका काम तो हो गया। और लास्ट में 1 से भी तो गुणा करना है ना 8 को, तो 8 को 1 से गुणा करा तो आ गया हमारे पास में प्लस का 8, और ये जो आखिरी वाला पद है 8, ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो मैंने आपको जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी समझाया था कि असल में हम पता है क्या करते हैं, हमने ये पद लिखा, बहुपद लिखा, और x की घात 3 को ऐसा कैसे लिखा, 7x की घात 2 को तोड़ते हम x की घात 2 प्लस 6x की घात 2 में, 14x को हम तोड़ते 6x प्लस 8x में, और 8 को लिखते ऐसा कैसा। फिर हम ये जो हमारे पास में पहले ये जो 2 पद है ना, इन दोनों में से हम x की घात 2 कॉमन ले लेते, फिर ये जो अगले 2 पद है ना, इनमें से हम 6x को कॉमन ले लेते तो ये बचता, और ये जो अगले 2 पद है ना, इनमें से हम 8 कॉमन ले लेते और x प्लस 1 बचता। असल में तो अपन ये कर रहे हैं, लेकिन अब आप खुद बताओ ना कि हमें क्या सपना आने वाला है कि 7x की घात 2 को हम x की घात 2 प्लस 6x की घात 2 लिखेंगे, 14x को हम 6x प्लस 8x लिखने वाले हैं, और 8 को ऐसा कैसा छोड़ दो, हमें नहीं पता लगने वाला। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस स्टेप को खाली छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को। तीसरे वाले में हमारे पास में जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसको हम 3 बार लिख लेते हैं, और फिर ऊपर वाले पद को बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाला जो बहुपद है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये अपने पास में स्टेप रहता है। आई होप मोटा मोटा समझ में आया होगा क्या चल रहा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में इसमें आओ, ये आपको 3 पद मिल गए क्या, देखो x² गुणा x प्लस 1 प्लस का 6x गुणा x प्लस 1 और प्लस का 8 गुणा x प्लस 1। इन तीनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1 जो है तीनों में कॉमन दिख रहा है। तो जो चीज कॉमन दिख रही है उसको निकाल लेते हैं हम क्या, बाहर। तो x प्लस 1 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास में देखो क्या बचेगा, इस वाले पद में से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा, x की घात 2। इस वाले पद में से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, देखो प्लस का 6x, और इस वाले पद में से x प्लस 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में, प्लस का 8। ये ब्रैकेट शुरू करा था तो मैंने ब्रैकेट भी बंद कर दिया। यहां तक का मोटा मोटा समझ में आया। अब आपने ये जैसे ही देखा x की घात 2 प्लस 6x प्लस 8, आपको याद आएगा कि मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा हम इसका अभी भी गुणनखंडन कर सकते हैं। तो चलो फिर करते हैं। मध्य पद विभाजन विधि से हम गुणनखंडन जो है किस प्रकार किया करते थे, यहाँ पे देखो आप ये कहते थे कि सबसे पहले चेक करो मानक रूप में है क्या हमारे पास में बहुपद, बिल्कुल मानक रूप में है। पहला स्टेप हमारे पास में क्या होता था कि पहला वाला जो पद है और आखिरी वाला जो पद है उसको गुणा करें साइन के साथ में। तो पहला वाला पद क्या है हमारे पास में, प्लस x की घात 2, आखिरी वाला पद क्या है हमारे पास में, प्लस का 8, और साइन के साथ जब गुणा करा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8x की घात 2, ठीक है। फिर मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके टुकड़ों को गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। चलो इस चीज को करके दिखाता हूं मैं। तो मध्य पद हमारे पास में क्या है, प्लस का 6x। इसको कैसे तोड़े, एक तो ये हो जाएगा, हम इसको तोड़ सकते हैं प्लस का 5x और प्लस का x। देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस का 5x और प्लस का x। तो प्लस का 5x पहला टुकड़ा और प्लस का x जो है हमारे पास में दूसरा टुकड़ा हो जाएगा।
ये तोड़ तो दिया, अब जरा इनको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, प्लस का 5x और प्लस का x, तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस का 5x की घात 2। अपना काम नहीं हो रहा, हमें तो क्या चाहिए था, 8x की घात 2 चाहिए था हमें तो, ठीक है, और असल में आ कुछ और रहा है, ठीक है। तो इसका हम क्या करें, तो चलो करके देखते हैं। फिर ये वाला टुकड़े तो अपने काम के नहीं है, तो लगा दो इस पे तो क्रॉस। फिर कुछ और ट्राई करते हैं। अरे असल में हिट एंड ट्रायल मेथड समझाया था ना आपको, ठीक है। तो प्लस का 6x और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप बोलोगे सर प्लस का 4x और प्लस का 2x भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। अब इसके जो टुकड़े हैं हमारे पास में, उन्हें गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है, प्लस का 4x को गुणा करा जब मैंने प्लस का 2x, तो हमारे पास में किसके बराबर आ रहा है, 4 दूनी 8, x को x से गुणा करा तो x की घात 2। हो रहा है क्या काम, बिल्कुल। यानी कि हम 6x को कैसे तोड़ेंगे, प्लस का 4x और प्लस का 2x। तो चलो फिर करते हैं। हम आते हैं इसके अगले स्टेप पे। मैं थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पे जगह बना लेता हूं ताकि अपन आसानी से कर सकें। तो चलो फिर करते हैं। थोड़ा सा देखो इधर मैंने खिसका दिया आपके सामने। अब अगला स्टेप मैं लिखूंगा, x प्लस 1 को तो ऐसा कैसा लिखा मैंने, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको मैंने ऐसा कैसा लगाया, x की घात 2 को मैंने ऐसा कैसा लिख देना है, प्लस का 6x को मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस का 4x प्लस का 2x और प्लस का 8 ऐसा कैसा लिखा। मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूं, जगह हो जाए ताकि। फिर x प्लस 1, अब हम क्या करते हैं, सारे पदों को खोल के लिख लेते हैं। तो चलो खोल के लिखता हूं। खोल के लिखूंगा तो x की घात 2 को क्या लिखूंगा, x गुणा x, ठीक है सर, हो गया। 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 गुणा x लिख सकता हूं। 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा x लिख सकता हूं। और 8 को क्या है मैं लिख सकता हूं, आप बोलोगे सर 8 को हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या हिसाब से जो है सारी चीजें कर रहा हूं। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करा था और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट जो है खत्म भी कर लिया। अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को ऐसा कैसा लिख लेंगे, ठीक है। अब आप जरा यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास में पहले दो पद है ना, x गुणा x और 4x, इन दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है। आप बोलोगे सर x हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इस वाले में से जब एक x चला गया तो हमारे पास में एक x बचेगा, बीच में है प्लस का साइन। इस वाले में से एक x चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्लस का 4, ठीक है सर, हो गया। फिर ये प्लस का साइन है ऐसा कैसा। इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या कॉमन, तो 2 को आप क्या करो, बाहर निकाल लो। इस वाले पद में से जब 2 चला गया तो क्या बचा, x, बीच में है प्लस का साइन। इस वाले पद में से 2 चला गया तो हमारे पास में क्या बचा, 4, और ये मैंने बंद करा। ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करा था तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमने यहाँ पे बंद भी कर दिया। आई होप मोटा मोटा ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगले स्टेप में आओ, x प्लस 1 गुणा ये ब्रैकेट। जरा यहाँ पे नजर दौड़ाओ कि हमारे पास में ये जो हैं 2 पद आ चुके हैं, x गुणा x प्लस 4 और प्लस 2 गुणा x प्लस 4। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 4 दिख रहा है क्या दोनों जगह कॉमन, और जो चीज आपको दिख रही है कॉमन उसको निकाल लीजिए बाहर, ठीक है भाई। इस वाले पद में से x प्लस 4 गया तो हमारे पास में क्या बचा, x, और इस वाले पद में से x प्लस 4 गया तो हमारे पास में क्या बचा, प्लस का 2। तो देखो ओवरऑल ये क्या हो गया, x प्लस 1 गुणा x प्लस 4 गुणा x प्लस 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 4। तो ये जो है मैंने हमारा जो बहुपद px था उसका गुणनखंडन कर दिया है, और उसके जो हमारे पास में 3 गुणनखंड आए, क्या क्या, x प्लस 1 जो कि अपन ने यहीं पे ज्ञात कर लिया था, दूसरा आया x प्लस 2 और तीसरा गुणनखंड आया हमारे पास में x प्लस 4। आई होप ये समझ में आया होगा। तो मोटा मोटा हमने क्या करा था, सबसे पहले हम गुणनखंड प्रमेय की मदद से एक गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर हम बहुपद को ऐसा कैसा लिख देते हैं, एक स्टेप खाली छोड़ते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास में जो गुणनखंड आया उसको 3 बार लिख दिया, और फिर अपन इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलते 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 अपन यहाँ पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है। इसमें हम मध्यपद विभाजन विधि का इस्तेमाल भी करते हैं, साथ ही साथ हम ओबियनेस्ट जो हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था बहुपद के गुणनखंडन करने में, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफी कुछ यहाँ पे आपके सामने इस्तेमाल हो रहा है, गुणनखंड प्रमेय भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल करा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। दिए हुए बहुपद का गुणनखंडन करें, और हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है। देखो क्या लिखा है हमारे पास में, उदाहरण जो है वो है px में इसका नाम रख लूं क्या, आई थिंक समझ ही गए होंगे इस बात को। तो
x की घात 3 प्लस 2 x की घात 2, हमारे पास में आगे माइनस का x और माइनस का 2, ये हो गया। तो चलो इसका करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला देता हूं, यहाँ पे हमारे पास में गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, अगर बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या a पर आ जाए 0 तो हमारे पास में x माइनस a जो है उसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, शॉर्ट में मैंने लिख दी। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो चलो फिर करते हैं हम। यहाँ पे अब जरा ये बताओ मैं x का मान क्या रखूं जिससे कि अपन को एक गुणनखंड प्राप्त हो जाए। तो अपन क्या करते थे, अपन जैसे x का मान 1 रख लिया करते थे, x का मान 2 रख लिया करते थे, फिर अपन देखते थे उस पर काम नहीं हो रहा तो -1 रख लिया करते थे, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, बहुपद p का मान जो है 1 पर निकालने की कोशिश करता हूँ। अरे एक बार देखो तो सही, आपके मन में आ रहा होगा सर वो पिछले वाले 2 एग्जाम्पल में भी तो सब कुछ जुड़ता था तो 1 पे अपना काम ही नहीं होता था, ना 2 पे होता था। अरे देखो तो सही, इस बार चीजें थोड़ी थोड़ी बदली हुई हैं। हिट एंड ट्रायल है ये, कोशिश कर रहे हैं कि भाई काम हो जाए, देखते हैं, नहीं होगा तो आगे देखेंगे। यहाँ हो जाएगा मेरे पास में x के मान की घात 3 प्लस 2 x के मान की घात 2 माइनस x का मान और माइनस का 2। सब जगह क्या करोगे, x का मान रख दें, क्या कितना 1, तो ये देखो रख दिया। 1 की घात 3 हमारे पास में 1 आ जाएगा, प्लस का 2 ऐसा का ऐसा, 1 की घात 2 1 ही आ जाना है, ये है माइनस का 1 और ये है माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल माइनस का 3। अगले स्टेप में आओ, 1, ठीक है, 1 हमारे पास में है, 2 को 1 से गुणा करा तो 2 और ये क्या है माइनस का 3, 2 में 1 को जोड़ा तो क्या आ गया 3, 3 में से 3 गए तो कितना बचा 0। यानी कि बहुपद p का मान 1 पर हमारे पास में क्या आ रहा है 0। अगर बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या a पर आ जाए 0 तो x माइनस है उसका गुणनखंड होगा। तो p a की जगह मैंने क्या रखा 1 और वो बराबर आया 0 के। इसका मतलब ये कि तो हमारे पास में x माइनस a हमारे पास में कितना है 1, यानी कि x माइनस 1 जो है वो px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड हो जाता है। ये बताओ आप, तो ये समझ में आया क्या आपको। सबसे पहले चीज तो अपन को ये रहता है कि कम से कम एक गुणनखंड ज्ञात कर लो, और वो अपन ने कर लिया है, जो कि क्या हो जाता है हमारे पास में x माइनस 1। ठीक है, अब आगे क्या करना होता था, हमें आगे जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही बहुपद जो होता है उसको लिख लेते हैं। तो बहुपद है px जो कि बराबर है मेरे पास में किसके, x की घात 3 प्लस 2 x की घात 2 माइनस का x और माइनस का 2। यहाँ पे अपन क्या करते थे, एक स्टेप खाली छोड़ेंगे, फिर अगले वाले स्टेप में हमारे पास में जो गुणनखंड आया है उसको 3 बार लिख देंगे। 3 बार क्यों, क्योंकि इस बहुपद की घात कितनी है 3, इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 1, एक बार और लिखूंगा x माइनस 1, एक बार और लिखूंगा x माइनस 1। ठीक है, अब बाकी आप कहानी जानते ही हो। असल में तो हम इनको तोड़ने वाले हैं, पर वो हमें पता नहीं है तो हम उल्टा करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आप तो ये देखो कि x माइनस 1 को किस से गुणा किया जाए कि हमें तो x की घात 3 मिल जाए, बाकी छोड़ो बस। आप बोलोगे सर इतनी बार कर ही लिया है, x की घात 2 से गुणा करके देख लो। x की घात 2 को गुणा करता हूँ x से तो आ जाएगा x की घात 3, ठीक है। x की घात 2 को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस x की घात 2। ठीक है, अपन को तो x की घात 3 चाहिए था, उसका काम तो हो गया। अब अगला अपन को क्या चाहिए, ओवरऑल प्लस का 2 x की घात 2 जो है वो हमें चाहिए होगा, और है क्या हमारे पास में माइनस 1 x की घात 2 है, और लाना क्या है हमारे को प्लस का 2 x की घात 2। तो इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि प्लस का 2 x की घात 2 आ जाए हमारे पास में। आप तो ये देखिए कि माइनस के x की घात 2 में, जरा यहाँ देखो, माइनस के x की घात 2 में अगर मैं 3 x की घात 2 जोड़ दूं तो मेरे पास में ओवरऑल प्लस की 2 x की घात 2 आ जाएगा क्या, देखो आ जाएगा। तो अपन को ये जोड़ देना है। अब यहाँ पे वो जोड़ना है तो इसको किससे गुणा करूं कि प्लस 3 x की घात 2 मिल जाए। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं प्लस का 3x से गुणा करके देखो तो देखो, प्लस 3 x को x से करा तो x की घात 2, तो ओवरऑल देखो प्लस 3 x की घात 2 और 1 x की घात 2 चला गया तो क्या बचा ओवरऑल 2 x की घात 2। ये काम भी अपना हो गया। अब चूंकि मैंने यहाँ पे इससे दोगुणा कर लिया, प्लस के 3x को माइनस 1 से भी दोगुणा करूंगा ना तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा यहाँ देखो, हमें तो क्या चाहिए माइनस का x चाहिए ओवरऑल,
और है क्या हमारे पास में माइनस का 3x। तो माइनस के 3x में ऐसा क्या जोड़ें कि माइनस का x मिल जाए। आप बोलोगे सर माइनस के 3x में अगर मैं प्लस का 2x जोड़ दूं तो माइनस का x आ जाएगा। तो आप भी यहां सोचो ना, माइनस के 3x में अगर मैं 2x जोड़ दूं तो माइनस x प्राप्त हो जाएगा मुझे। तो इसको ऐसे गुणा करो कि आपको यहां पे प्लस का 2x मिल जाए, बाकी छोड़ो। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं प्लस के 2 से गुणा करता हूं तो देखो काम हो जाएगा क्या, प्लस के 2 को इससे गुणा करा तो आ जाएगा प्लस का 2x, और 2 को साथ ही साथ माइनस 1 से भी गुणा करना पड़ेगा तो आ जाएगा -2। और ओवरऑल यहाँ पे देखो माइनस के 3x में 2x जोड़ा तो माइनस x आ रहा है क्या, बिल्कुल। और आखिरी वाला जो पद है माइनस का 2 वो भी हमारे पास में आ गया, देखो आ गया ना, माइनस का 2 और ये माइनस का 2। तो ये अपने पास में काम हो चुका है। ठीक है, समझ आया आपको ये चीज। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में करते हैं। अगला स्टेप तो आपको दिख ही रहा होगा, आसान है कि हमारे पास में ये 3 पद हो चुके हैं। इन 3 पदों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है सब बच्चों, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सब में से x - 1 ले लिया, इस वाले पद में से x - 1 चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x की घात 2। इस वाले में से x - 1 चला गया तो क्या बचा प्लस का 3x, और इस वाले में से x - 1 चला गया तो क्या बचा प्लस का 2। ठीक है, अब ये हमारे पास में क्या हो चुका है, एक इसका हम और गुणनखंडन कर सकते हैं ना मध्य पद विभाजन विधि से। ठीक है, तो मध्य पद विभाजन विधि का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या पढ़ी थी हमने कि भाई पहले और आखिरी वाले पद को गुणा करके देखो, तो पहले और आखिरी वाले पद को अगर मैं गुणा करता हूं तो वो क्या है x की घात 2 और प्लस का 2, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास में प्लस 2 x की घात 2। ठीक है, अब मध्य पद को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो हमारे पास में मध्य पद ही आ जाए, और उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर हमारे पास में पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि आखिर इसको कैसे तोड़ें। आप बोलोगे सर प्लस के 3x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वाला टुकड़ा देखो प्लस का 2x और प्लस का x, जोड़ने घटाने पर तो वही आ रहा है। इसके जो टुकड़े हैं हमारे पास में प्लस का 2x और प्लस का x, इसको गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर प्लस का 2x को जब मैं प्लस के x से गुणा करता हूं तो हमारे पास में आ जाएगा ये 2x की घात 2, वो भी प्लस का, और हमें यही तो चाहिए था। तो प्लस 3x इसको इस तरह से तोड़ा कि उसके जो टुकड़े हैं उन्हें गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो अगले स्टेप में आते हैं। मैं लिखूंगा इसको क्या x - 1, फिर हमारे पास में ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसा कैसा लगाया, x की घात 2 को ऐसा कैसा लिखा, 3x को मैं कैसे तोड़ूं, प्लस का 2x और प्लस का x और साथ में क्या है प्लस का 2, ये मैंने ब्रैकेट को बंद भी कर दिया। अगले स्टेप में आओ, अब क्या करेंगे हम सबको खोल खोल के लिख देंगे पूरी तरह से। तो x की घात 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, x गुणा x, 2x को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणा x, और इस x को क्या लिख सकता हूं सिंपल x गुणा 1 लिख दूं क्या, अरे 1 से गुणा करने में कोई दिक्कत है क्या, आप तो समझ गए होंगे, इतनी प्रैक्टिस कर ली। और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 1, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करा था और वो मैंने वापस बंद भी कर दिया। चलो एक एक करके कॉमन निकालते जाते हैं। यहाँ आ जाएगा ये x - 1, इन दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है x, तो बाहर निकाल लो। इसमें से x चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x, बीच में क्या है प्लस का साइन, इसमें से x चला गया तो हमारे पास में क्या बचा प्लस का 2। ठीक है सर, आसान है। फिर ये प्लस का साइन है, ऐसा कैसा लगा दो। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, एक दिख रहा है ना, अरे इसीलिए तो लगाया ताकि आपको आसानी से दिख जाए, अदरवाइज तो कहाँ जरूरत है। ठीक है, पर कोई नहीं, अपन लगाएंगे है ना। एक चला गया तो क्या बचा हमारे पास में x, बीच में क्या है प्लस, यहाँ से भी एक चला गया तो हमारे पास में क्या बचा प्लस का 2, और ये ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, x - 1 ये ब्रैकेट लगाया। अब देखो बिना चश्मे वाले भी चश्मे लगा के देखो, x गुणा x प्लस 2, दूसरा पद क्या है प्लस 1 गुणा x प्लस 2, दोनों में क्या दिखा कॉमन x प्लस 2, तो लिख लो उसको बाहर। ये हो गया x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया। इस पूरे पद में से x प्लस 2 तो चला गया तो क्या बचा सिंपल x, इस पूरे पद में से x प्लस 2 चला गया तो क्या बचा प्लस का 1। अगले स्टेप में आओ, अगला स्टेप हमारे पास में है क्या x - 1 गुणा x प्लस 1 गुणा x प्लस 2, तो इसके जो है बहुपद के हमने 3 गुणनखंड हैं और उनके जो गुणनफल के रूप में लिख लिया, यही गुणनखंडन होता है।
ये हमारे पास में इसका फाइनल आंसर होता है। x माइनस 1 जो है गुणनखंड होता है, ये अपन ने तो यहाँ गुणनखंड प्रमेय की सहायता से ज्ञात किया था, और x प्लस 1 और x प्लस 2 भी होते हैं, वो हमने यहाँ पे कर लिया। और पता है एक मजेदार बात क्या है, इन सबको आपस में पूरा गुणा करके देखोगे ना, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो अपन ने बस ये काम किया है, गुणनखंडन करना यहाँ पे सीखा। किसके द्वारा? गुणनखंड प्रमेय की सहायता के द्वारा। वैसे तो देखो यहाँ पे मध्यपद विभाजन विधि भी लग रही है, उभयनिष्ठ निकालना भी लग रहा है, गुणनखंड प्रमेय भी लग रही है, बहुत कुछ लग रहा है। ठीक है, बट ठीक है, इसको कहते हैं ऐसे हैं कि गुणनखंड प्रमेय के द्वारा आप करिए। ठीक है सर, हमने कर लिया। अब और एक एग्जाम्पल, ये तो तीसरा ही है, अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओहो, चौथा एग्जाम्पल और है, चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। दिए हुए बहुपद का गुणनखंडन करें। सर ये पिछले 3 क्लास से सेम ही क्वेश्चन ले रहे हो, गुणनखंडन करो गुणनखंडन करो, हर बार तरीके बदल देते हो। अब मैं भी क्या करूं, चलो करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुणनखंड प्रमेय लिख लेते हैं। ये चीज आप रफ में लिख लो, ठीक है, कि भाई अगर हमारे पास में क्या हो जाए, बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या a पर आ जाए 0, तो हमारे पास में x माइनस a जो है क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, मोटे मोटे बात अपने पास में ये हो जाती है। अपन तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस बहुपद का नामकरण करेंगे, p रख लें क्या नाम। ठीक है, तो p रख लिया। अब ये y चर में है तो p y हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर ये x माइनस a क्यों लिखा है? अरे वो तो जनरल बात होती है ना कि भाई अगर हमारे पास में बहुपद p हमने x में माना हो तो x माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे बदल दो। अब आप देख रहे हो कि सर ये तो y चर में है, तो देखो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या फिर ये y माइनस a। अगर बहुपद p का मान a पर आ जाए 0, तो y माइनस a जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंडन। x की जगह y तो करा है, और कुछ करा है क्या? बस ये चीज रहती है। पी वाई हमारे पास में क्या है, y की घात 3, आगे क्या लिखा है माइनस 6 y की घात 2 प्लस का 3y और प्लस का हमारे पास में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, वही करना रहेगा, हमें इसका एक गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बहुपद p का मान अलग अलग y के मान पर निकालेंगे। ठीक है, y का मान हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले लो, उन पे काम ना हो तो -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, इस तरह से अपना चलता रहता है। चलो फिर करके देखते हैं। बहुपद p का मान में 1 पे ट्राई करूं क्या? हाँ वैसे देखना माइनस भी है यहाँ पे, है ना, क्या पता काम हो जाए, और नहीं होगा तो आगे करेंगे ना, टेंशन क्यों ले। तो ये हो जाएगा y के मान की घात 3 माइनस 6 y के मान की घात 2 प्लस 3 y का मान प्लस का 10। क्या रखना है y का मान 1, तो यहाँ पे 1 1 1, 1 की घात 3 1 आ जाएगा, और 1 की घात 2 हमारे पास में 1 ही होना है। 1 को 6 से गुणा करा तो 6 आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करा तो 3 आ जाएगा, और प्लस का 10। आप बोलोगे सर काम तो नहीं होता हुआ लग रहा, 10 और 3 13, 13 में 1 जोड़ा तो 14, 14 में से 6 गए तो बचा 8। सर 0 तो नहीं आ रहा, तो ये अपने काम का तो नहीं है, काम का नहीं है तो हटाओ इसको। अब हम क्या करते हैं, किस पे निकालें फिर, 1 पे नहीं हुआ तो बहुपद का मान जो है हम 2 पे निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा y के मान की घात 3 माइनस 6 y के मान की घात 2 प्लस 3 y का मान प्लस का 10। सब जगह क्या रख दो, y का मान हम 2 रख देंगे, तो यहाँ पे रखा 2, यहाँ पे भी रखा 2, यहाँ पे भी रखा 2। 2 की घात 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, माइनस 6, 2 की घात 2 कितना आ जाएगा 4, 3 दूनी हमारे पास में आ जाएगा 6, और आगे क्या है 10। यहाँ पे देखो 8 और 6 हमारे पास में क्या हो जाएगा 14, 14 में 10 जोड़े तो आ जाएगा क्या हमारे पास में 24, माइनस ऐसा कैसा 6 चौके 24। ये देखते बच्चों के चेहरों पे खुशी आने वाली है, क्योंकि 24 में से 24 जाते तो आ जाता है 0। तो बहुपद p का मान हमारे पास में 2 पर कितना आ रहा है 0। अगर बहुपद p का मान किसी वास्तविक संख्या पे आ जाए 0 और a की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख रखा है 2, तो ऐसे में क्या कह सकते हो, हमारे पास में जो y माइनस a होगा वो क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आप बोलोगे तो y माइनस a हमारे पास में क्या है 2, तो y माइनस 2 जो है py का गुणनखंडन होगा। ठीक है, आप इस बात पे पहुंच गए। ठीक है भाई, हमें एक गुणनखंड जो है वो प्राप्त हो गया, और ये अपने लिए मेन चीज रहती है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, देखो ना, अगर बहुपद p का मान a पर 0 है तो y माइनस a उसका गुणनखंड होगा, बहुपद p का मान 2 पर 0 है तो y माइनस 2 py का गुणनखंड होगा।
अगले स्टेप में अपन क्या करा करते थे, अगले स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद पी वाई को ऐसा कैसा लिख देंगे, जो कि क्या है हमारे पास में y की घात 3 माइनस 6 y की घात 2 प्लस का 3y और प्लस का 10। अगला स्टेप खाली, फिर उसके अगले स्टेप पे आओ। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड है ना y माइनस 2, इसको 3 बार लिखेंगे। 3 बार क्यों, क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये आ जाएगा y माइनस 2, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा y माइनस 2 और फिर और क्या आ जाएगा y माइनस 2। फिर कहानी आपको पता ही है, अपन क्या करने वाले हैं, y माइनस 2 को इस तरह से गुणा करो कि y की घात 3 मिल जाए। आप बोलोगे सर आसान है, y की घात 2 से गुणा कर लो, तो y की घात 2 को y से गुणा करा तो y की घात 3 आ जाएगा, तो इसका काम तो हो गया। अब y की घात 2 को साथ ही साथ इससे भी तो करना पड़ेगा, तो माइनस 2 y की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। पर सर हमें तो माइनस का 6 y की घात 2 चाहिए, ये तो सिर्फ माइनस 2 y की घात 2 है, तो माइनस 2 y की घात 2 के साथ में और क्या लिखें कि हमारे को तो माइनस 6 y की घात 2 मिल जाए। आप ये देखो, अगर मैं इसमें माइनस 4 y की घात 2 और लिख दूं तो माइनस 2 y की घात 2 माइनस 4 y की घात 2 माइनस 6 y की घात 2 के बराबर आ जाएगा क्या, आ जाएगा। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, माइनस का 4 y की घात 2 मिल जाए तो काम बन जाएगा क्या अपना, बिल्कुल। तो इसको ऐसे गुणा करो कि माइनस 4 y की घात 2 मिल जाए। कैसे गुणा करोगे, देखो जरा, माइनस के 4 y से करके देखें क्या, और वो दूसरी घात जो होती है एक और y वो यहाँ से मिल जाएगा, इनको गुणा करो। तो माइनस 4 y को y से करा तो y की घात 2, देखो माइनस 2 y की घात 2 माइनस 4 y की घात 2, ओवरऑल आ गया क्या माइनस 6 y की घात 2 आ गया। इसका काम भी अपने पास में हो गया। अब माइनस के 4 y को इस माइनस 2 से भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और y है ही हमारे पास में। ये चीज अपन ने कर ली। अब आगे अपने पास में क्या बात आ जाती है कि सर हमें तो ओवरऑल चाहिए प्लस का 3y और यहाँ पे आ रहा है 8y, ज्यादा आ रहा है, तो 8y में से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा। देखो घटाना पड़ेगा ना, माइनस का साइन लगाया तभी तो 3y आएगा। तो अब बताओ ना, बच्चों वाला है, 8y में से 5y जाएगा तो क्या बचेगा 3y। तो इसको ऐसे गुणा करो कि आपको माइनस का 5y मिल जाए। कैसे करें, आप देखोगे सर y तो ऑलरेडी है, माइनस 5 से करके देखो, माइनस 5 को y से गुणा करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा। तो 8y में से जब 5y चले गए प्लस का 3y आ रहा है क्या, आ रहा है सर, इसका काम भी हो गया। और ये तो बच गया सर, माइनस y को माइनस 2 से गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, और सर 10 तो फ्री फोकट में आ गया। ये चीज जो है अपने पास में रहती है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आखिर अपन कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3 पद आपको दिख रहे होंगे, अब तो बहुत ही आसान है। इन 3 पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, y माइनस 2, और जो चीज हमें कॉमन दिख रही होती है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो y माइनस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ मैंने लगाया ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इस वाले पद में से जब y माइनस 2 चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास में, देखो y की घात 2। फिर इस वाले पद में से y माइनस 2 चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस का 4y, और इस वाले पद में से y माइनस 2 चला गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5, और ये मैंने ब्रैकेट जो है वापस बंद कर दिया। ये हमारे पास में क्या हो जाता है, एक बहुपद हो जाता है जिसका हम गुणनखंडन अभी और कर सकते हैं, किसके द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि के द्वारा। करेंगे फिर मध्य पद विभाजन विधि हमें क्या कहती है कि भाई पहला पद हमारे पास में सबसे पहले तो मानक रूप में होना चाहिए, ठीक है सर, मानक रूप में हो जाएगा, और पहले वाले पद और आखिरी वाले पद को साइन के साथ गुणा करो। तो चलो करते हैं। ये क्या है, y की घात 2 पहला वाला पद, प्लस का y की घात 2, आखिरी वाला पद क्या है, माइनस का 5, ओवरऑल प्लस माइनस माइनस 5 y की घात 2। तो मध्य पद जो है माइनस का 4y, उसे इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए, लेकिन उसके जो टुकड़े होंगे उन्हें गुणा करने पर पहले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ जाना चाहिए। ये बात अपने पास में रहती है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। बताओ बच्चों, माइनस 4y को कैसे तोड़े अपन, सोचो। आप बोलोगे सर माइनस के 4y को हम एक तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 3y और माइनस का y। देखो सर, जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 4y आएगा, लेकिन गुणा करने पर देखो क्या आता है, माइनस का 3y और माइनस का y, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस और 3y की घात 2। गड़बड़ हो गई ना, अपन को तो माइनस का चाहिए था, ये तो प्लस का आ रहा है।
तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान है कि भाई दो संख्याओं को या किसी भी दो संख्याओं को जब आप गुणा करते हैं और आपको उनका गुणनफल चाहिए माइनस में, तो वो तभी पॉसिबल है जब एक संख्या हो धनात्मक और एक संख्या हो हमारे पास में ऋणात्मक। अगर दोनों ऋणात्मक है तो ओवरऑल प्लस का ही आएगा, पर हमें तो क्या चाहिए, माइनस का लेके आना है। तो ऐसे में इसके तोड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो चलो क्या करें, कुछ और करके देखेंगे फिर। चलो फिर और करके देखते हैं। आप तो ये देखो, क्या मैं माइनस के 4y को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सोचो सोचो, माइनस का 5y और प्लस का y। इससे देखो क्या होगा। तो जोड़ने घटाने पर तो सर माइनस 4y आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके जो टुकड़े हैं हमारे पास में माइनस का 5y और प्लस का y, इन्हें गुणा करने पर देखो क्या आ रहा है। तो माइनस के 5y को जब मैं प्लस के y से गुणा करता हूं तो प्लस माइनस माइनस 5 और y के गुणा करा y से तो y की घात 2। देखो माइनस का 5y की घात 2 माइनस 5y की घात 2 आ रहा है क्या? बिल्कुल। इसका मतलब ये कि मैं माइनस 4y को ऐसे तोड़ने वाला हूं, माइनस का 5y और प्लस का y। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये तो अपन रफ में करके देख लेते हैं, ये मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। चलो थोड़ी सी जगह भी बना दी। अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में इस y माइनस 2 को मैंने ऐसा का ऐसा लिखा, इसको मैं क्या लिखूंगा, y की घात 2 और माइनस 4y को क्या लिखता हूं मैं, माइनस का 5y प्लस का y माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, सबको जो है खोल के लिख देंगे y माइनस 2। अरे इसको नहीं खोलोगे है ना, तो y की घात 2 को क्या लिखोगे, y गुणा y, फिर है माइनस 5y को क्या लिखोगे, 5 गुणा y। ठीक है, प्लस के y को क्या लिखोगे, y गुणा 1। समझ गए होंगे अब तो 1 क्यों लगा रहा हूँ। और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1, और ये मैंने ब्रैकेट बंद भी कर दिया। देखो स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करा था, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने वापस बंद भी कर दिया। अब सब में से कॉमन ले लो, जो जो आपको कॉमन दिख रहा है। आप यहाँ पे बोलोगे सर इन दोनों पदों में देखा जाए तो y हमें कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लो। यहाँ से y चला गया तो क्या बचेगा, y, फिर है माइनस, यहाँ से y चला गया तो क्या बचेगा, 5। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है, 1, बाहर निकाल लो। 1 गया तो क्या बचा, y माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, 5। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। अब तो बहुत ही आसान है, आप भी देख रहे होंगे सर यहाँ पे हमारे पास में देखो 2 पद हो चुके हैं, और इन दोनों पदों में y माइनस 5 जो है हमारे पास में क्या है, कॉमन दिख रहा है क्या? तो चलो निकाल लो। y माइनस 2 और y माइनस 5 जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाला। इस वाले पद में से जब y माइनस 5 चला गया तो क्या बचेगा हमारे पास में, y, और इस वाले पद में से y माइनस 5 चला गया तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्लस का 1। और ये मैंने कर दिया ब्रैकेट कैंसिल। मंजिल अब दूर नहीं है, हो गया क्या? आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 2 गुणा y माइनस 5 गुणा y प्लस 1, और यही हमारे पास में जो है इस बहुपद का गुणनखंडन हो जाता है। क्या क्या, y माइनस 2 गुणा y माइनस 5 गुणा y प्लस 1। इसके 3 गुणनखंड है, y माइनस 2 जो कि हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ था, y माइनस 5 दूसरा, और y प्लस 1। और गुणनखंड का जो है हम गुणा करके लिखते हैं, गुणनफल के रूप में लिखते हैं, वही हमारे पास में क्या होता है, बहुपदों का गुणनखंडन कहलाता है। और इसके साथ ही बच्चों हमने जो है सारे तरह के जो गुणनखंडन होते हैं वो तीनों के तीनों सीख लिए हैं। तो आपके यहाँ तक की सारी जो बातें मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। और आपके किसी भी तरह के अगर फिर भी डाउट्स, फीडबैक और सजेशंस रहते हैं उनको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।